हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज हम बात करेंगे डे 26 के बारे में बात करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि हमने डीएसएसबी के लिए 30 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है और उसका जो भी एंड आ रहा है, बिल्कुल 3-4 क्लासेस और रहती हैं, उसके बाद जो है आपका डीएसएसबी का 30 डेज क्रैश कोर्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में हम बात करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मान के चलो कि यहाँ से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपका सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में से हमेशा जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो भाई काफ़ी सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होते हैं। उसके बाद जो है आप इसमें यूज़ करते हो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट जो है आपकी डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। कई बच्चे क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल तो काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट निकालना सॉल्व कर लेते हैं, सीख लेते हैं, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट सीख लिया, लेकिन जो थ्योरी वाले पार्ट है उस पर ध्यान नहीं देते। तो आज जो है हम क्वेश्चन से लेके मतलब जो प्रैक्टिकल है वो भी डिस्कस करेंगे, साथ में जो थ्योरेटिकल जो भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो वो स्टार्ट करते हैं। ओके, अब आप लोगों का होमवर्क है भाई। होमवर्क है सबसे पहले, देखो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अभी तक मैंने आपको ओएस जो है वो मैराथन क्लासेस में ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको एक तरीके से कंप्लीट करवाया है ना। तो अब जो है मैं आपसे जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर, यानी कि कुछ होमवर्क है आपका। सबसे पहले आपको होमवर्क करना है, देन जो है आपको क्लास को स्टार्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोसेस इज सिलेक्टेड फ्रॉम डैश यू। प्रोसेस जो है वो कौन से क्यू में से सिलेक्ट की जाती है बाय द डैश शेड्यूलर। देखो भाई, शेड्यूलर मैंने आपको सारे बहुत अच्छे से डिटेल में करवाए हैं। प्रोसेस जो स्टेट डायग्राम है वो मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो कौन जो प्रोसेस है वो कहाँ से सिलेक्ट की जाती है और कौन से शेड्यूलर के टू बी एग्जीक्यूट, ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आपको आंसर करना है। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड, गलती से आंसर हो गया है ना, देखना मत, अपना आंसर करना। ठीक है, ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस आर दैट रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी। जो प्रोसेस जो है वो आपकी कहाँ पर है, मेन मेमोरी के अंदर है, और आर रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट। रेडी है और वेट कर रही है कि कब उसका नंबर आएगा, है ना, एग्जीक्यूट करने के लिए। आर केप्ट ऑन लिस्ट, उसको क्या कहोगे, जॉब क्यू, रेडी क्यू, एग्जीक्यूशन क्यू, प्रोसेस क्यू। कितने क्यू पढ़े थे वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, बाकी इसका आंसर भी आप बताने वाले हैं। ओके, ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए भाई। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 2 स्टेप्स ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन। प्रोसेस एग्जीक्यूशन के 2 स्टेप आपके कौन से हैं, कौन कौन से उससे होके निकलना पड़ता है। इनपुट आउटपुट एंड आउटपुट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बस, सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट बस, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट, ओएस एंड मेमोरी बस। टोटल 3 क्वेश्चन है भाई। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे क्लासेस देखते हैं सभी बच्चों को पहला काम यही है, होमवर्क करना है। फटाफट वीडियो को पॉज करो यहाँ पर, और इन तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, और लिख के डालना क्वेश्चन नंबर 1 दिस, क्वेश्चन नंबर 2 दिस, मतलब आंसर लिखना आगे इस तरीके से। ठीक है, ओके। अब देखो भाई, हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हम शेड्यूलिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है। भाई आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए ना कि शेड्यूलिंग, हमने सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगा दिया, पर क्यों, ये आपको यूज क्यों पड़ रहा है, आपको क्यों जरूरत पड़ रही है उनकी, है ना। तो अब देखो, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्यों यूज करते हैं, शेड्यूलिंग क्यों यूज करते हैं। टिपिकल प्रोसेस इन्वॉल्व बोथ इनपुट आउटपुट टाइम एंड सीपीयू टाइम। ठीक है, देखो भाई, आपको पता है कि जो आपकी प्रोसेस होती है उसको सीपीयू टाइम भी यूज करना होता है कंप्लीशन के लिए, और इनपुट आउटपुट टाइम भी यूज करना होता है एग्जीक्यूशन के लिए। भाई कई प्रोसेस सिर्फ सीपीयू के काम से काम चल जाता है, कईयों को इनपुट आउटपुट भी यूज करना होता है। तो प्रोसेस इन्वॉल्व कहाँ होते हैं, इनपुट आउटपुट टाइम और सीपीयू टाइम में। ठीक है, इन यूनि प्रोग्रामिंग सिस्टम लाइक एमएस डोस, जो आपका एमएस डोस था, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या था, आपका यूनि प्रोग्रामिंग था, जिसमें आप एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लेके आ सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कर रहा है कि एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस को आपको रिजाइड कर देता है, कहाँ पर, मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट इज वेस्टेड एंड सीपीयू इज फ्री ड्यूरिंग दिस टाइम। जो सीपीयू है वो इस टाइम पे क्या होगा, फ्री होगा। भाई जब आपकी एक प्रोसेस मेमोरी में है और वो एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू के पास चली गई, ठीक है, अब उसको सीपीयू यूज नहीं करना, उसको आईओ ऑपरेशन यूज करने हैं, यूनि प्रोग्रामिंग की बात हो रही है। तो उस केस में क्या होगा, जब यहाँ पर मेन मेमोरी में कोई प्रोसेस ही नहीं है तो वो सीपीयू के पास क्या आएगी, जब तक ये वाली प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, तब तक दूसरी प्रोसेस आपकी सीपीयू के अंदर
नहीं आएगी। तो ये आपका यूनि प्रोग्रामिंग था। इस केस में क्या हो रहा था, सीपीयू आपका फ्री था, और मैंने आपको बताया कि जितनी चीज़ें हम ये सारा जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि सीपीयू जो है वो आपका खाली ना बैठे, है ना। सीपीयू जो है वो आपका खाली ना बैठे, आइडल ना हो, वो ज़्यादा फ्री ना हो, और जल्दी से जल्दी वो आपके काम को पूरा करके दे। ठीक है, आज के टाइम पे हर किसी को जल्दी है, कंप्यूटर खोलते हैं फटाफट, सो लगता है कि नहीं नहीं ये चीज़ भी हो जाए, वो चीज़ भी हो जाएगा। अगर कंप्यूटर थोड़ा सा भी टाइम ले लेता है तो हम लोगों को ये होता है कि अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है ना। तो अब उसके बाद आया आपका मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। वन प्रोसेस कैन यूज सीपीयू, अगर एक प्रोसेस सीपीयू यूज कर रही है तो उस टाइम पे दूसरी प्रोसेस आईओ को यूज कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जो है सीपीयू आपका खाली नहीं बैठता। तो मल्टी प्रोग्रामिंग आने के बाद जो सीपीयू आपका आइडल था, ये था वो हमने सारे जो है काम उसके खत्म कर दिए। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लोड और ऐड करवाया हमने, ये वेट फॉर आईओ था। ठीक है, सीपीयू बस, इनपुट आउटपुट बस, सीपीयू बस, वेट फॉर इनपुट आउटपुट। ठीक है, फिर अगर सीपीयू यूज हो रहा है तो उस टाइम पे जो है प्रोसेस आईओ को भी यूज कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी प्रोसेस आपकी जो है एग्जीक्यूशन में चली जाती है और आराम से एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, वैसे तो मुझे ये नहीं करवाने थे, लेकिन एक बच्चे ने कहा कि मैम ये करवा दो, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, उसको अच्छे से क्लियर नहीं थे। तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, एग्जाम में आते हैं। तो जो चीज़ आपको नहीं आती है, जहाँ से आपको लगता है कि नहीं हमें नहीं आता है, हमें समझना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी आप पढ़ना चाहते हो। ओके, अब हम शेड्यूलिंग क्यों यूज करते हैं, क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, शेड्यूलिंग इज डन सो एज टू, क्यों हम यूज कर रहे हैं, सीपीयू की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, सीपीयू को आइडल रखने के लिए, नन ऑफ द मेंशन, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो भी आइडल तो नहीं रखना है ना, आइडल नहीं रखना, सीपीयू यूटिलाइजेशन को कम क्यों करना है, हम तो बढ़ाना चाहते हैं, सीपीयू आपका खाली ना बैठे, यही तो चाहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। क्लियर है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना, समझ में आया शेड्यूलिंग क्यों यूज होती है। ओके, शेड्यूलिंग इज डन सो एज टू, क्यों, थ्रोपुट को इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज द थ्रोपुट, डिक्रीज द थ्रोपुट, इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वर्क। भाई आप कोई काम कर रहे हो और उसके टाइम को बढ़ा दो, भाई जहां पर आपको 10 मिनट लग रही थी वहां पर आपको 15 मिनट लग रही है, तो क्या आप ऐसा चाहते हो कंप्यूटर के साथ कि आपका कंप्यूटर स्लो हो जाए, नहीं चाहते। ठीक है, तो नन ऑफ द मेंशन। तो अब बचे ये दो ऑप्शन। भाई थ्रोपुट का मतलब क्या है कि एक यूनिट के मतलब जो आपकी पर्टिकुलर जो एक प्रोसेस है वो कितनी पर यूनिट में जो आपका टास्क को कंप्लीट कर रही है ना, जल्दी करेगी तो आपका सीपीयू की स्पीड फास्ट होगी, है ना। तो अब उसको थ्रोपुट को हम डिक्रीज तो नहीं करते, अगर आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने में टाइम ज़्यादा ले तो सीपीयू आप वहां पर क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, हम चाहते हैं फास्ट हो, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इंक्रीज थ्रोपुट। तो सीपीयू जो है थ्रोपुट को भी इंक्रीज करती है और सीपीयू की यूटिलाइजेशन को भी इंक्रीज करती है, कौन, शेड्यूलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीपीयू शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ, सीपीयू शेड्यूलिंग किसके ऊपर बेस्ड करती है, मल्टी प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसर का मतलब जहां पर आप एक से ज्यादा सीपीयू यूज कर रहे हो, 2 या 3 आपने सीपीयू यूज कर लिए। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्वियसली ये आपके मल्टी प्रोग्रामिंग के ऊपर जो है वो बेस्ड है। पहले यूनी प्रोग्रामिंग था तो जो है हमारा सीपीयू आइडल रहता था, मल्टी प्रोग्रामिंग आने के बाद ये शेड्यूलिंग वाला काम आपका आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो, एन इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोग्राम विद टिपिकली हैव, क्या होगा, फ्यू वेरी शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट, मैनी वेरी शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट, मैनी वेरी शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट, या फिर वेरी फ्यू इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन, सॉरी सीपीयू शेड्यूलिंग के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रीएम्प्टिव, एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। वैसे आपने सुन पता तो होगा ही, प्रीएम्प्टिव होता है कि फोर्सफुली अगर कोई प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट हो रही है, मैं उस प्रोसेस को उठा के वापस रेडी क्यू में भेज दूं कि भाई चल अभी मैं एग्जीक्यूट होंगी, क्योंकि मेरी जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है ना, मेरे जो लिंक हैं वो ज़्यादा हैं, मैं सबको ज़्यादा जानती हूँ, है ना। होता है ना कि भाई जिसके ज़्यादा लिंक होते हैं उसका काम जल्दी बन जाता है, जिसके नहीं होते हैं तो उसको बेचारे को धीरे धीरे टाइम लगता है। ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव होता है कोई फोर्सफुली, कोई ज़बरदस्ती नहीं, अगर एक प्रोसेस जो है सीपीयू को यूज़ कर रही है देन उसके एग्जीक्यूट होने के बाद दूसरी प्रोसेस जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही है, ये ज़बरदस्ती हटा देते हैं, यहाँ पर ये नॉर्मल जो 1 by 1 जैसे लाइन चलती है वैसे चलेगी। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा।
अब देखो प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग टास्क मोस्टली असाइन विद देयर प्रायोरिटी, जो टास्क होती है वो प्रायोरिटीज के थ्रू असाइन की जाती है, किसकी हाई है किसकी कम है, ठीक है। सम टाइम इट इज इंपॉर्टेंट टू रन अ टास्क विद हायर प्रायोरिटी, विद लोअर प्रायोरिटी टास्क इज स्टिल रनिंग, मतलब लोअर वाली जो है वो बाद में होगी, हायर वाली ज्यादा जो है जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगी, चाहे वो बाद में आई हो। लोअर प्रायोरिटी टास्क होल्ड फॉर सम टाइम, और जो लोअर प्रायोरिटी है उनको टाइम तो ज्यादा लगेगा, बेचारों का नंबर नहीं आ रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, है ना। जो हाई प्रायोरिटी है उनको तो टाइम ही नहीं लगेगा, वो आई और आते ही उनको जो है मिल गया प्रोसेस, उन्होंने काम किया और निकल गई, है ना। यही है। नॉन प्रिएम्प्टिव क्या है? इन दिस टाइप ऑफ शेड्यूलिंग मैथड द सीपीयू हैज बीन अलोकेटेड टू अ स्पेसिफिक प्रोसेस, मतलब जो भी आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है करेगा, जो पहले आएगा उसको पहले सीपीयू मिल जाएगा। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में क्या होता है, जो छोटी प्रोसेस होती है उनको पहले एग्जीक्यूट करते हैं, तो भाई इसमें जो शेड्यूलिंग जो मेथड्स हैं आपके, जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, उसके बेस पे आपका सीपीयू जो है वो स्पेसिफिक प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है। वाई शेड्यूलिंग इज प्रिएम्प्टिव एंड नॉन प्रिएम्प्टिव, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये 4 पॉइंट बहुत अच्छे से देख लेना। पहला पॉइंट है प्रोसेस स्विच फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट, जब प्रोसेस रनिंग से वेटिंग में जाती है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। प्रोसेस आपकी देखो 5 स्टेट डायग्राम में 5 प्रोसेस होती हैं। पहला होता है न्यू, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से याद हो गया होगा ये। फिर रेडी, ये एरो भी याद रख लेना कौन सी कहाँ लगते हैं, रनिंग, और ये आपका टर्मिनेट या एग्जीक्यूट, है ना। और यहाँ पर जो है आपका वेट आ जाएगा, यहाँ से ये, यहाँ से ये। बोल रहा है जब प्रोसेस रनिंग से वेट में आ रही है, तो मैंने आपको बताया था जब प्रोसेस रनिंग से वेट में आते हैं तो यही एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर प्रोसेस अपनी मर्जी से जाती है, नॉन प्रिएम्प्टिव। तो यहाँ रनिंग से वेट में आना ये नॉन प्रिएम्प्टिव होगा। स्पेसिफिक प्रोसेस स्विच फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट, स्पेसिफिक प्रोसेस को रनिंग से रेडी में भेज दिया गया। वो बेचारी आई थी यहाँ पर एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आई, दैट्स वाई जो है इसको रनिंग से कहाँ पे भेज दिया गया, रेडी में। तो ये आपकी प्रिएम्प्टिव प्रोसेस होगी। स्पेसिफिक प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम द वेटिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट, वेटिंग से कहां पर जा रही है, रेडी में जा रही है, ठीक है। प्रोसेस फिनिश्ड इज एग्जीक्यूशन एंड टर्मिनेटेड, प्रोसेस ने अपना काम खत्म किया और एग्जीक्यूट हो गई। तो यहाँ पर तो कोई प्रिएम्प्टिव एंड नॉन प्रिएम्प्टिव का फंडा है नहीं। बाकी जो सेकेंड और थर्ड है यहाँ पर आपका जो है नॉन प्रिएम्प्टिव का होगा, ठीक है। इसके बाद देखो, हाँ जी, क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग केसेस नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग कौन सा होगा। तो ये आपका होमवर्क है भाई, कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। व्हेन अ प्रोसेस स्विच फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी, क्या रनिंग में रनिंग से जब रेडी में जाएगी तो आपका जो है नॉन प्रिएम्प्टिव होगा। क्या होगा, जब आप रनिंग से रेडी में जा रहे हो, ठीक है, तो बताना ये क्या होगा। व्हेन अ प्रोसेस गोज रनिंग स्टेट टू वेटिंग स्टेट, मतलब यहाँ पर आपको आंसर बताना है 8th क्वेश्चन का, ठीक है। व्हेन अ प्रोसेस स्विच फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू रेडी स्टेट, या ऑल ऑफ दीज, क्या होगा अभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी बच्चे, ठीक है। अब आ जाओ, ये टर्मिनोलॉजीज हैं आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग की, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको टाइम दे देगा, पूछेगा टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। तो टर्न अराउंड टाइम वो होता है टाइम डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम एंड द अराइवल टाइम, मतलब जो प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगा है और जो अराइवल टाइम था, ठीक है, वो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, टर्न अराउंड टाइम। तो आप क्या करोगे, कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम की बात करें तो वो टाइम डिफरेंस जो आपका टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट टाइम के बीच में होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर टेट में से बर्स्ट टाइम को माइनस कर दोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, वेटिंग टाइम, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इंटरवल फ्रॉम टाइम सबमिशन ऑफ प्रोसेस द टाइम इज कंप्लीशन इज टर्म्ड एज वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, रिस्पॉन्स टाइम या थ्रूपुट, क्या होगा भैया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जस्ट अभी मैंने आपको बताया है, वो टाइम सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस, टाइम ऑफ कंप्लीशन इज टर्म्ड एज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम क्या होता है, टोटल टाइम इज ब्लॉक्ड एंड वेटिंग क्यू, टोटल टाइम स्पेंड इन रेडी क्यू, वो टाइम जो आपका रेडी क्यू में स्पेंड किया गया है। द टोटल टाइम स्पेंड इन द रनिंग स्टेट, जो रनिंग में किया गया है। द टोटल टाइम द कंप्लीशन टिल द सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस, क्या होगा, ठीक है। अब देखो अराइवल टाइम क्या होता है, टाइम एट विच द प्रोसेस अराइव एट रेडी क्यू, वो टाइम जब आपकी प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर कर जाती है, ठीक है। कंप्लीशन टाइम क्या होता है, टाइम मतलब जो प्रोसेस पहुंची थी और उसको जो कंप्लीट होने में जो भी टाइम लगा है वो पूरा आपका क्या होगा,
प्रोसेस को पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होने में जो टाइम लगा है वो आपका कंप्लीशन टाइम होगा। बर्स्ट टाइम, जितनी देर उसको सीपीयू के अंदर रहना पड़ रहा है, जितनी देर सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करने में लगा रहा है, वो आपका बर्स्ट टाइम होगा। ठीक है, तो सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या होता है, मैक्सिमाइज क्या करता है, इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। मैक्सिमाइज क्या करता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करता है। मिनिमम क्या करता है, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, इन तीनों चीजों को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो टाइप ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, कौन कौन से टाइप हैं आपके। सबसे पहले आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सेकेंड है आपका शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग, थर्ड है आपका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, फोर्थ है आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, फिर है आपका राउंड रोबिन, और लास्ट है आपका मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। ठीक है, सबको अच्छे से डिटेल में देखेंगे, अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, ज़्यादा वैसे नहीं करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और जो भी आपका 1-2 नंबर का आता है वो आप उसको अच्छे से करके आ सको। ठीक है, ओके। सबसे पहले देखो ये आपकी टाइप्स हो गई। सबसे पहले आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नाम से ही फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आया है उसको पहले सर्व किया जाएगा, उसको पहले सीपीयू मिलेगा, है ना। तो ये जो एल्गोरिथम होता है, सिंपली शेड्यूल द जॉब अकॉर्डिंग टू देयर अराइवल टाइम, मतलब जो अराइवल टाइम, जो प्रोसेस पहले आ गई उसको पहले मिल जाएगा सीपीयू, जो बाद में आई है उसको बाद में मिलेगा। जॉब विच कम फर्स्ट इन द रेडी क्यू, जो पहले रेडी क्यू में पहुंच गई है प्रोसेस, विल गेट सीपीयू फर्स्ट, सीपीयू उसको पहले दिया जाएगा। लेसर आर द अराइवल टाइम ऑफ द जॉब, द सूनर विल जॉब गेट द सीपीयू। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग में कॉज द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन। जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो स्टारवेशन की प्रॉब्लम का कोज हो सकता है। क्यों, क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी प्रोसेस आती हैं, छोटी छोटी प्रोसेस को फिर वेट करना पड़ता है, दैट्स व्हाई। ठीक है, अभी और डिटेल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सीपीयू एलोकेट फर्स्ट टू द प्रोसेस, पहले जो प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है फर्स्ट, तो आपका होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लो। एडवांटेज क्या होंगी, सिंपल होगा भाई, अभी इसकी देखेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है, सिंपल होता है, इजी होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या होंगे, शेड्यूलिंग मेथड इज नॉन प्रिएम्प्टिव, नॉन प्रिएम्प्टिव है, अभी कोई इसमें प्रिएम्प्टिव नहीं है। द प्रोसेस विल रन टू द कंप्लीशन, प्रोसेस जब तक होगी, जब तक उसका कंप्लीट ना हो जाए तब तक रन करेंगे। ड्यू टू नॉन प्रियम्पशन नेचर ऑफ एल्गोरिथम, द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन में अकर, मतलब जो प्रॉब्लम है क्या हो जाएगी, नॉन प्रियम्पशन नेचर की वजह से जो आपका स्टारवेशन की प्रॉब्लम है वो अकर हो जाएगी। आल्दो इट इज इजी इम्प्लीमेंट, इजीली है क्योंकि आपको कुछ ज़्यादा भारी भरकम सोचने की जरूरत नहीं है, जो पहले आपका रेडी स्टेट में जो पहुंच गई बस उसको आपने एग्जीक्यूट कर दिया। बट जो इसकी परफॉर्मेंस है वो पुअर होती है क्योंकि एवरेज टाइम इसका ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। क्यों, क्योंकि भाई बड़ी बड़ी प्रोसेस को ये पहले एग्जीक्यूट करेगा, बच्चे छोटी छोटी को लंबा लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो वीक हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। ठीक है, तो आपके पास देखो 5 प्रोसेस हैं, P0, P1, P2, P3। P0 जो है वो अराइव हुई है 0 पे, P1 1 पे, P2 2 पे, P3 3 पे, P4 4 पे। ठीक है, द रेडी क्यू, द प्रोसेस एंड देयर रिस्पेक्टिव अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम द गिवन टू द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, द टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखो भाई। हाँ जी, अब देखो, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये जो है आपका टोटल यहाँ पर ये है ना। एक सेकेंड, पैन चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस पहुंची है, ये वाली जो कि 0 टाइम पे पहुंची है। तो हम इसका सबसे पहले आप बनाते हो गैंट चार्ट, तो गैंट चार्ट आप इस तरीके से बनाओगे। ठीक है, तो ये आपने बना दिया गैंट चार्ट। अब सबसे पहले कौन सी है, P0, प्रोसेस P0 कब तक एग्जीक्यूट होगी, बस टाइम क्या है 0 पे स्टार्ट हो गई और 2 तक इसने अपना काम को कंप्लीट कर लिया। जैसे ये 2 पे पहुंची उसके बाद कौन सी प्रोसेस अराइव हुई थी भाई, 1 वाली जो कि आपकी P1 है, P1 अराइव हुई जिसका जो बस टाइम है वो क्या है 6। तो 2 टाइम तक तो आपकी एग्जीक्यूट हुई, अब उसको एग्जीक्यूट होने में 6 टाइम और लगेगा, तो 2 में 6 ऐड कर दो तो 8, इतने टाइम तक एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, फिर आई आपकी P3, P3 को एग्जीक्यूट होने में टाइम लग रहा है 4, तो 8 और 4 12। फिर आई आपका P3, P3 को एग्जीक्यूट P0 P1, ये P2 है, ये P3 है। ठीक है, P3 को एग्जीक्यूट होने में टाइम लग रहा है 9, तो अब देखो 12 और 9 21। फिर आया आपका P4 और P4 को एग्जीक्यूट होने में टाइम लग रहा है 12 और 21, कितना हो गया 32।
33, कितना हो गया 33, ठीक है। तो ये आपका गैंट चार्ट बन गया। तो अब यहाँ पर कंप्लीशन टाइम देखो भाई, कंप्लीशन टाइम P0 का कंप्लीशन टाइम यहाँ पर लिख देती हूँ CT, P1 का कंप्लीशन, P2 का, P3 का, P4 का। P1 को कंप्लीट होने में टाइम कितना लगा 2, P1 को 8, P2 को 12, P3 को 21 और P4 को 33। अगर मैं इसका टर्न अराउंड टाइम निकालूं तो टर्न अराउंड टाइम का क्या कहता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो P1 जो है वो 0 पे पहुंच गई थी, 2 - 0 2, P2 8 और कब पहुंची थी 1 पे, तो 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो 7। फिर जो आपकी P3 है मतलब P2 है वो कब पहुंची 2 पे, और इसका कंप्लीशन टाइम क्या है 12, तो 12 - 2 10, ठीक है। उसके बाद P3 आपकी कब पहुंची 3 पे, और इसका कंप्लीशन टाइम क्या है 21, तो 3 माइनस करेंगे 19। P4 कब पहुंची 4 पे, और इसका कंप्लीशन टाइम क्या है 33, तो क्या हो जाएगा 29। अब टर्न अराउंड टाइम ऐड कर दो, आपको वेटिंग टाइम निकालना है, तो वेटिंग टाइम आपका क्या होता है, वेटिंग टाइम आपका कहता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो देखो P1 को क्या वेट करना पड़ा, नहीं, क्योंकि P1 तो आई और उसको CPU मिल गया। तो P1 का जो टर्न अराउंड टाइम है वो क्या है 2, और वेटिंग टाइम क्या है 2, तो 2 - 2 दैट इज 0। फिर P2 की बात करें तो P2 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो क्या है, सॉरी बस टाइम क्या है 6, तो इसको कितना वेट करना पड़ा 1। फिर P4 की बात करें 10, और इसका बस टाइम क्या है, इसका कंप्लीशन टाइम क्या है भाई, सॉरी इसका टर्न अराउंड टाइम क्या है 10, और इसको वेट कितना करना पड़ा, इसका बस टाइम क्या है 4, तो 10 - 4 दैट इज 6, ठीक है। अब P3 की बात करें तो P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है 19, सॉरी टर्न अराउंड टाइम, और इसको वेट कितना पड़ा करना पड़ा 9, तो क्या हो जाएगा 10। और P3 की बात करें तो P3 का है 29, और वेट कितना बस टाइम क्या है 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 17, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो ठीक है, अब हाँ यहाँ पे देखो यहाँ से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 18 आएगा, ठीक है, और 18 यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। तो अब देखो ऐड कर लो, 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 और 17 33, ठीक है। तो 33 जो है वो आपका वेटिंग टाइम आ जाएगा, और एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे 5 से डिवाइड कर दोगे, तो 33 डिवाइड बाई 5 दैट इज 6.6। समझ में आया भाई, इस तरीके से जो है आप इसको सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले आपको देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया होगा और पूछेगा आपको जो है पूछेगा टर्न अराउंड टाइम निकालो, एवरेज वेटिंग टाइम निकालो, या स्पेशली पूछ लेगा कि भाई P1 का कंप्लीशन टाइम बताओ, P2 का कंप्लीशन टाइम बताओ, या P2 का जो है वेटिंग टाइम बताओ, P2 को कितना वेट करना पड़ा, P5 को कितना वेट करना पड़ा, या टोटल जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो बताओ। इस तरीके से आपके एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको पूरा जो है एल्गोरिथम अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या कहता है, ये जो है आपका रेडी क्यू में पहुंचने का टाइम है, ठीक है। ये प्रोसेस रेडी क्यू में पहुंची है इस टाइम पे, 0 पे जो पहुंची वो सबसे पहले आई, 1 पे जो पहुंची वो उसके बाद आई, फिर 2 वाली सबसे लास्ट में कौन सी आई P4, है ना। तो अब जो है सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी P1, फिर P2, फिर P3, फिर P4, फिर होगा जो है आपका इस तरीके से P0 से लेके P4 तक आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगी। तो जो कंप्लीशन टाइम है पहले वो निकालेंगे, फिर टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, फिर आपका वेटिंग टाइम निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लेना भाई। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्वे इफेक्ट की प्रॉब्लम आपकी कहाँ पर आती है। कॉन्वे इफेक्ट की प्रॉब्लम जो है वो आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आती है, ठीक है। तो कॉन्वे इफेक्ट क्या होता है, अब क्वेश्चन आ जाए कॉन्वे इफेक्ट की डेफिनेशन पूछ ले कि कॉन्वे इफेक्ट की जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर अक्कर होती है। तो कॉन्वे इफेक्ट जो होता है वो आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम होता है, सॉरी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो होता है वो आपका सफर करता है कॉन्वे इफेक्ट से। ये जो बर्स्ट टाइम है आपका फर्स्ट जॉब इज द हाईएस्ट अमंग ऑल, as in the real life in if a convoy is passing through the road then the other person may get blocked until it passes completely, ठीक है। this can be simulated in the operating system also. If the CPU gets processor of the higher burst time at the front end of the ready queue, then the processor of lower burst time may get blocked, which means they may never get the CPU
इफ द जॉब इज एग्जीक्यूशन हैज अ वेरी हाई बर्स्ट टाइम। देखो सीधी सी बात ये है, कॉन्वे इफेक्ट क्या होता है आपका, जब आपकी बड़ी बड़ी प्रोसेस, देखो ये आपकी बड़ी बड़ी प्रोसेस है, होता है ना, जब आपके ये जो आपको होते हैं ना, जैसे ट्रक वगैरह होते हैं, बड़े बड़े जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, अगर दिन में चलने लग जाएं तो जो नॉर्मल जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं इनके लिए जो है आपको लंबा लंबा जाम लग जाता है। देखा ना आपने कि कई बार तो 2-2 घंटे 4-4 घंटे का लंबा लंबा जाम होता है, ठीक है, किन की वजह से, ट्रकों की वजह से। कोई ट्रक टेढ़ा मेढ़ा खड़ा करता है या फिर इतने सारे ट्रक होते हैं, मतलब पता नहीं कैसे जाम हो जाता है, ठीक है। तो भाई अब देखो ये बड़ा सा ट्रक आ गया, ये बड़े बड़े ट्रक आ गए, बेचारी जो छोटी छोटी प्रोसेस है वो क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, ठीक है, स्टारवेशन में चली गई। तो ये होता है आपका कॉन्वे इफेक्ट। क्या होता है, कॉन्वे इफेक्ट। तो क्वेश्चन आ जाए कॉन्वे इफेक्ट की प्रॉब्लम कहाँ आकर होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम में होती है। क्लियर है भाई? ओके, एक और एग्जांपल है, देखो अब तीन प्रोसेस हमारे पास P1 P2 और P3। अब P1 का बर्स्ट टाइम है 40, P2 का है 3 और P3 का है 1। अब अगेन देखो सबसे पहले प्रोसेस कौन अराइव हुई, P1 वाली, तो P1 को एग्जीक्यूट करेंगे कब तक, 40 तक। बेचारे ये प्रोसेस वेट करते करते थक जाएगी। और ये तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम में पता नहीं कितनी प्रोसेस, हजारों प्रोसेस एग्जीक्यूट होती हैं। तो भाई उस केस में जो है हम नहीं कह पाते, मतलब भाई सिर्फ यहाँ पे 3 प्रोसेस का एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन हजारों में लाखों में प्रोसेस होती हैं, तो वहां पर जो है दिक्कत हो जाती है बाकी प्रोसेस को, है ना। तो यहाँ पे इसको वेट करना पड़ा। आप देखो P2 एग्जीक्यूट होगी कब तक, 43 तक, फिर P3 एग्जीक्यूट होगी कब तक, 44 तक, ठीक है। अब अगर इस केस में मैं इसका कंप्लीशन टाइम निकालूं, तो कंप्लीशन टाइम जो है P1 का है 40, P2 का है 43 और P3 का है 44। अगर मैं इसका टर्न अराउंड टाइम निकालूं, तो टर्न अराउंड टाइम कहते हैं कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। तो इसका अराइवल टाइम क्या था, 0, तो इसका तो 40 हो गया, 43। अब इसका अराइवल टाइम क्या है, 1, तो 42 हो जाएगा। और इसका अराइवल टाइम क्या है, 44। अब -1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 43। ऐसे ही अगर वेटिंग टाइम की बात करें, तो वेटिंग टाइम 40 का 40 जो है वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 40 माइनस 40 0, है ना, और 43। अब 43 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 40, और 44 माइनस, सॉरी 43, हाँ नहीं 42 माइनस 3 दैट इज 39, और 43 माइनस 1 तो 42, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसका एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये तो 0 है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 39 और 42 की जगह 39 और 42, 9 2 11, 4 3 7 1 8, है ना। तो 81 डिवाइड बाई 3, तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, तो क्या हो जाएगा आपका जो वेटिंग टाइम है वो क्या आ जाएगा 27, ठीक है। समझ में आया भाई? तो ये आपका देखो वेटिंग टाइम आपका बहुत ज़्यादा आ गया यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर सेम आपको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट से करके दिखाऊं कि भाई पहले छोटी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें, तो फिर जो है आप इसका जो वेटिंग टाइम है वो जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे जो एल्गोरिथम आएगा शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का, तो वहां पर हम उसको डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड प्रोसेस है, देखो भाई अराइवल टाइम जो है इसका 1 था, और इनका अगर 0 0 कर दें तो भाई क्या होगा, पहले P1 एग्जीक्यूट होगी, फिर P2 होगी, फिर P3 को करेंगे एग्जीक्यूट। तो पहले P1 को किया 3 पे, फिर 4 और फिर 43 44। तो यहाँ पर जो आपका वेटिंग टाइम आया, देखो यहाँ पर 2 आया आपका वेटिंग टाइम, और वहाँ पर 27 था। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना। तो इसकी वजह से प्रोसेस कहाँ पे चली जाएगी, स्टारवेशन में। कौन सी प्रॉब्लम आएगी, कॉन्वे इफेक्ट की, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट एल्गोरिथम देखो, व्हाट इज शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम, ठीक है। ये 2 एल्गोरिथम आज के लेते हैं, बाकी के 4 एल्गोरिथम 3-4 एल्गोरिथम हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एक होता है आपका SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट विद प्रीएम्प्टिव, ये आपका नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए प्रीएम्प्टिव, तो आपका SRTF आएगा, या फिर SGF विद प्रीएम्प्टिव डाल दे, तो आप ये वाला मत करना, आप SRTF वाला करना, क्योंकि वो आपका प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है, ये आपका नॉन प्रीएम्प्टिव है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी आपका क्या था, नॉन प्रीएम्प्टिव था, मतलब वहां पर जब प्रोसेस अपनी मर्जी से जा रही है, उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही है, ठीक है। तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट क्या होता है, जैसे वहां पर बड़ी बड़ी प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, तो यहाँ पर जो है छोटी छोटी प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है।
is an algorithm in which the process having the smallest execution time is the chosen the next execution. This scheduling method can be preemptive और नॉन preemptive. ये जो एल्गोरिथम है आपका preemptive और नॉन preemptive दोनों तरीके से हो सकता है. It is significantly reduce the average waiting time for other process waiting execution. The full form of SGF is shortest job first. तो ये बेसिकली दो तरीके से होता है, एक होता है नॉन प्रिएम्प्टिव, एक होता है प्रिएम्प्टिव. ठीक है, तो नॉन प्रिएम्प्टिव को आप नॉर्मल एसजीएफ शॉर्टेज जॉब फर्स्ट कहते हो और प्रिएम्प्टिव एसजीएफ को बोलते हो एसआरटीएफ. तो इसके दो नाम हो गए. एक तो आप इसको प्रिएम्प्टिव एसजीएफ से बोल सकते हो, सेकंड आप इसको एसआरटीएफ से बोल सकते हो, दैट इज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही हैं. हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इसकी. इट इज एसोसिएटेड विद इच प्रोसेस as a unit of time to complete. This algorithm method is helpful for batch type processing. Batch type processing के लिए helpful है, where waiting for a job to complete is not critical. It can improve process throughout by making sure that shorter job are executed first, hence possibly have a short turnaround time. देखो जो आपका SGF होता है वो सबसे बेस्ट एल्गोरिथम है, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग टाइम आपका बाकी एल्गोरिथम के कंपैरिजन में कम आता है. इट इम्प्रूव द जॉब आउट फॉर ऑफरिंग शॉर्टेज जॉब विच शुड बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, विच मोस्टली हैव अ शॉर्टेस्ट टर्न अराउंड टाइम. यहाँ पर आपका टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम सब जो है वो कम होता है. ठीक है, अब एडवांटेज देख लो इसकी क्या होंगी. एडवांटेज जो है मैक्सिमम थ्रूपुट है, ऑब्वियसली टाइम बहुत कम ले रहा है, वेटिंग टाइम कम कर रहा है, और हमारा काम मेन क्या होता है भाई, वेटिंग टाइम को कम करना. शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का मोटिव यही है ना, सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट को इंक्रीज करना, और टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, कंप्लीशन टाइम सबको क्या करना, कम करना, डिक्रीज करना, है ना. तो थ्रूपुट मैक्सिमम थ्रूपुट है, मिनिमम एवरेज टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम. एवरेज टाइम वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम क्या है, मिनिमम है. ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या होंगे भाई, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे. अब ये सफर करता है प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन. ठीक है, इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड बिकॉज द एक्स्ट्रा बर्स्ट टाइम फॉर अ प्रोसेस कैन नॉट नोन इन एडवांस. देयर आर डिफरेंट टेक्निक अवेलेबल बाई विच द सीपीयू बर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेस कैन बी डिटरमाइंड. वी विल डिस्कस, अभी हम डिस्कस करेंगे भाई इसको. ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लो. इफ द फॉलोइंग देयर आर 5 जॉब्स, आपके पास 5 जॉब्स हैं, P1, P2, P3, P4, P5. ठीक है, तो बर्स्ट टाइम, अब देखो आपको वेटिंग टाइम निकालना है, तो 5 प्रोसेस हैं. अराइवल टाइम ये है, पहले जो है ये नॉन प्रिएम्प्टिव है, हमेशा याद रखना. ये नहीं कि अगर ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होने चली गई तो हम पहले इसी को एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक है, तो 0 से 1 पे कोई प्रोसेस नहीं आई है. देखो 0 पे कोई भी प्रोसेस आपकी रेडी क्यू में नहीं है, जो भी प्रोसेस पहुंची है वो 1 पे आई है. तो 1 पे आपकी कौन सी प्रोसेस आई है भाई, P1. तो 0 से 1 कुछ नहीं था, फिर P1 आपकी स्टार्ट हुई, कब तक एग्जीक्यूट होगी, 7 टाइम, दैट इज 1 + 7 8 हो जाएगा. ठीक है, तो 8 टाइम तक जो है आपकी मोस्टली प्रोसेस आ चुकी हैं रेडी क्यू के अंदर. अब सबसे कम बस टाइम किसका है, अब देखो इसके बाद बस टाइम किसका कम है, P3 का. तो हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे, P3 को 10. फिर हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे, P2 को. P2 का क्या है, 3. फिर आपका बस टाइम किसका कम है, P5 का. तो किसको एग्जीक्यूट करेंगे, P5 को. तो P5 का क्या है, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, है ना. तो इसका क्या है, 8 तो क्या हो जाएगा 21. और फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे P4 को, और P4 का क्या है आपका 10, तो क्या हो जाएगा 31. ठीक है, तो अब जो है कंप्लीशन टाइम निकाल लो. तो कंप्लीशन टाइम आपका क्या हो जाएगा, P1 का कंप्लीशन टाइम 8, P2 का कंप्लीशन टाइम 13, P3 का 10, P4 का 31, P5 का 21. यही है. अब टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो टर्न अराउंड टाइम कहता है आपका कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. तो P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि अराइवल टाइम इसका क्या था, 1. P2 का क्या हो जाएगा, कंप्लीशन टाइम 13 और अराइव हुई थी 3 पे, तो क्या हो जाएगा इसका 10. और P3 10 है ना, तो 10 है तो इसका अराइवल टाइम 6 था, तो 4 हो जाएगा. फिर P4 का 31 है और अराइवल टाइम 7 है, तो क्या आ जाएगा इसका 24. और P5 का 9 है और 21 है, तो क्या आ जाएगा 12. हाँ 12. ठीक है, अब वेटिंग टाइम की बात करूँ तो वेटिंग टाइम होगा आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, है ना. तो इसका देखो, इसको वेट करना ही नहीं पड़ा, तो ये 0 हो जाएगा. इसका बर्स्ट टाइम क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 7. इसका बर्स्ट टाइम क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 2. 24 का बर्स्ट टाइम क्या है,
P4 का बर्स्ट टाइम क्या है 10, तो क्या हो जाएगा 14। और एक सेकेंड भाई कलर चेंज कर देती हूँ, कंफ्यूजन हो रही है। हाँ, तो 0, 7, 2 और 14, लास्ट बचा है आपका 12 का बस टाइम क्या है आपका 8, तो क्या हो जाएगा 4। आप ऐड कर दो सबको, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 14 27 बटे एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे होंगे, जितनी प्रोसेस है उनसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 5 प्रोसेस है, 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 5 25 और बचेगा 2 5 चौक 20। तो आपका आंसर क्या होगा 5.4 जो है वो आपका क्या हो जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेटिंग टाइम जो है वो आपका कितना कम आया है, ठीक है। तभी आपका बेस्ट एल्गोरिथम होता है बाकी के कंपैरिजन में। तो ये आपका प्रीएम्प्टिव जो है वो अलग है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। अब ये आपका SRTF आ गया, SRTF आ गया जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में ये 2 एल्गोरिथम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपका SRTF यानी कि SJF यानी कि विद प्रीएम्प्टिव करेंगे, प्रियोरिटी वाला करेंगे और आपका टाइम क्वांटम वाला करेंगे, ठीक है। तो ये बाकी के एल्गोरिथम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जिन भी बच्चों के डाउट हैं, भाई काफ़ी दिनों से हम डाउट नहीं ले रहे हैं, जिन बच्चों के डाउट है मैं आज पोस्ट डालूंगी, आप सभी जो है अपने डाउट जो है वो उसके नीचे डाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी, लगी है तो मैं शक्ति चैनल को एक लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।